कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में जो आंकिक प्रश्न हैं कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा के, आज उन्हीं के प्रश्नों का हल आपको इस वीडियो में दिया जाने वाला है। तो हमने लगभग प्रश्न तो जितने इस बोर्ड में लगभग आ सकते हैं वो हमने लगभग नोट कर लिए हैं कि किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है। तो हमने सबसे पहला प्रश्न ये देखा है जो आपकी किताब में है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में भेजी थी, यानी कि आपके ग्रुप में वो लिस्ट आपको भेजी गई है। आज आपको उन्हीं प्रश्नों के हलों का जो आपका वर्णन इस वीडियो में किया जा रहा है। तो अब आप अपने पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी कण पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर, यानी देखिए F बराबर कितने न्यूटन, 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की दिशा में 1.5 मीटर हो जाता है। और प्रश्न में ये पूछता है कि कण की ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। कण की ऊर्जा में वृद्धि की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमको तो यहाँ पर पता है बल F और विस्थापन S, और पूछ रहा है ये ऊर्जा में वृद्धि। तो आपको ध्यान देना होगा, हमने आपको इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें हम आपको ये बताए थे, यानी कि हमने आपको यह पढ़ाया था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है। कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है, जिसमें आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर है वही उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी गतिज ऊर्जाओं का अंतर। अब गतिज ऊर्जाओं का अंतर आप किस प्रकार से निकालते हैं वो अलग की बात है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अधिक है तो अंतिम गतिज ऊर्जा कम है, कभी कभी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कम है तो अंतिम गतिज ऊर्जा अधिक है। तो हमें डिफरेंस चाहिए, दोनों का क्या चाहिए, अंतर। और वैसे भी नियम तो ये है कि अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर को उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर ही हम रखते हैं। ऐसा हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़ा है। तो आज भी हम वही पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, उसी से रिलेटेड हमको ये कार्य पूरा करना है, यानी ऊर्जा में वृद्धि चाहिए। तो अब ऊर्जा में जो वृद्धि है वही किए गए कार्य के बराबर होगी। किस प्रमेय के अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार। तो हमें W निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। W बराबर यानी F इंटू S, हम यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुणते 1.5 तो बराबर 3.0 जूल। कितने जूल, 3.0 जूल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्या, यह गतिज ऊर्जा। अब भले ही यह गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, लेकिन वो इस प्रमेय के माध्यम से ही हम इसको W के बराबर यानी वर्क के इक्वल टू यानी वर्क के बराबर हम रख सकते हैं। ये हमने इस प्रमेय में पढ़ा है। अब हम ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे में। वो इस प्रकार से है कि एक्सरे ट्यूब में, कौन से ट्यूब में, एक्सरे ट्यूब में वैद्युत क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन पर 3.2 गुणित 10⁻21 न्यूटन का बल, कितने न्यूटन का बल, 3.2 गुणित 10⁻21 न्यूटन का बल लगाता है। और का बल कितने मीटर तक लगाता है, 0.20 मीटर तक लगाता है। तो चलिए ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, कहता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो। कोई दिक्कत नहीं, हमने डेल्टा के निकलवा लिया, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो हमने किया क्या, KF में KI घटा दिया। तो KF क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और KI क्या है, आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पता चल गया कि जो गतिज ऊर्जाओं का अंतर है वही
उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा के ही बराबर होगा, क्योंकि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य ही हो सकता है। ये शून्य तभी होगी जब इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। कोई बात नहीं, खैर हमें इससे मतलब नहीं है, हमको तो चाहिए अंतिम गतिज ऊर्जा। तो हमने तुरंत कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग किया और डेल्टा के बराबर क्या आ गया, W। और जैसे ही हमको मिला तो KF रख दिया बराबर F इंटू एस, और F की वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻21 और S की वैल्यू क्या है 0.20। चलिए हम इसका इससे गुणा करा देते हैं, तो 0.64 इंटू 10⁻⁻21 या 6.4 इंटू 10⁻⁻22 जूल। आपको यह ध्यान देना है कि आखिरकार ये आपका यहाँ पर घातों में बदलाव कैसे हुआ, तो यह भी ध्यान रखें कि जब जब ये दशमलव बिंदु कहाँ की ओर जाएगा, दाईं ओर खिसकेगा, तब तब घातें घटेंगी। ये बढ़ नहीं रही बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर -21 में -1 यानी 1 घटाया गया है, तभी ये -22 हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम जब भी दशमलव बिंदु कहाँ जाएगा, दाईं ओर, तो घातें घटेंगी, और जब दशमलव बिंदु कहाँ आएगा, बाईं ओर, तो घातें बढ़ेंगी। देखो, बा से बायां और बा से बढ़ना, यानी यदि दशमलव बिंदु कहीं बाईं ओर आता है तो आप ये समझिए कि फिर घातों का बढ़ना तय है। और यदि अब इसके अपोजिट चले जाओ, तो यदि दाईं ओर जाएंगी तो घातें घटेंगी। चलिए, तो हमारा ये दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमको दिया है तीसरे प्रश्न में भी कुछ वैल्यू है। एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा K की वैल्यू है 400 जूल। कितनी जूल, 400 जूल। कोई दिक्कत नहीं। पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध कितने न्यूटन का बल, 25 न्यूटन का बल, यानी उसके विपरीत लगाया गया औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा, यानी वो दूरी पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए, जब रुक जाएगा तो आप समझते ही हो कि अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य। इसलिए वो जो गतिज ऊर्जा है ये यहाँ से क्या है, ये तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, और अंतिम गतिज ऊर्जा यदि आपसे पूछे तो जब रुक जाएगी तो क्या है, एक तरह से शून्य है। अब जब गति शून्य तो गतिज ऊर्जा शून्य। अब देखिए, इसलिए कार्य ऊर्जा प्रमेय से यदि आप डेल्टा के बराबर W करते भी हैं, तो अब जब इन दोनों में से एक ही मान है, अब KF माइनस KI करो या KI माइनस KF करो, क्योंकि ये ज्यादा है, तो ये डिफरेंस हमें रखना होता है बच्चों। हमें कौन ज्यादा है कौन कम है इससे मतलब नहीं, हमें डिफरेंस रखना है। तो डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, 400। अब इज इक्वल टू W की वैल्यू F इंटू S। हमें क्या चाहिए, S, इसलिए S इज इक्वल टू 400 अपान में चला जाएगा F, पक्षांतर के नियमों के अनुसार। F की वैल्यू क्या है, 25। अब आप भाग देंगे तो 25 से कम 25 बचा 15, 15 0 50, 25 25 छक्का 150, यानी वो जो वस्तु है या वो पिंड है वो कितने मीटर दूर जाकर, 16 मीटर दूर जाकर रुक जाएगा। ध्यान रखना। फिर ध्यान दीजिए अपने प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको दिया जा रहा है, कहता है कि 50 ग्राम की एक गोली है। कितने ग्राम की, 50 ग्राम की एक गोली है, और इसकी विशेषता क्या है कि पहले यह 600 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, और फिर ये किसी लक्ष्य से टकरा जाती है। लक्ष्य को भेदने में क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य भी तो उसमें विरोधी बल लगाएगा, जिसके प्रभाव से इसका वेग घट जाता है। कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर क्या होता है, कहता है लक्ष्य को भेदने में ये बताइए कितनी ऊर्जा खर्च हुई। कोई बात नहीं, हम अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लें और उसमें अंतिम गतिज ऊर्जा को घटा दें, तो व्यय हुई ऊर्जा का मान हमें पता
चल जाएगा। अब जैसे हम कह दें हम मार्केट गए, बाजार गए, 500 रुपए हमें घर से मिले और हम बाजार करने गए। अब बाजार करने में हमसे 200 रुपए खर्च हो गए, तो हमारी जेब में कितने रुपए बचे? इतना तो आप खुद ही बता दोगे कि 500 में से 200 घटा देंगे यानी 300 रुपए बचे। तो वैसे ही इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में हम अंतिम गतिज ऊर्जा घटा देंगे तो व्यय हुई, खर्च हुई ऊर्जा का आकलन हम लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे, यानी ऊर्जा व्यय इक्वल टू KI माइनस KF, यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो क्या लगाओगे, हाफ m(u²) माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा यानी हाफ m(v²). बोलो हम ऐसे लगा सकते हैं। तो अब हम ध्यान देंगे हाफ m तो कॉमन ले लेंगे, u² u का मतलब है 600 का होल स्क्वायर माइनस v² यानी 150 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 1/2। m का मान है कितना, 50 ग्राम यानी 50 गुणते 10 की घात ऋण 3। फिर ध्यान दीजिए अगर ये a² माइनस b² है तो एक फार्मूला होता है, एक कोष्ठ में a माइनस b, एक कोष्ठ में a प्लस b। तो जब a माइनस b कराएंगे तो 600 में अगर 150 घटाओगे तो क्या आएगा, 450। और अगली बार अगर इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा, 750। अब हमें इसी को सरल करना है। हमने ये तय कर लिया कि 1 0 2 0 3 0 से ये घात चली जाएगी। तो अब हमें क्या मिलता है, 5 गुणते 45 गुणते 75 और बटे 2, ये मिला हमको। फिर जब हम इसको सरल करते हैं तो हमें मिलता है यहां से 1225 जूल। कितने जूल, यानी 1225। वो अगले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, वो नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का जवाब ये आएगा 8.44 गुणते 10 की घात 3 जूल। 8.44 गुणते 10 की घात 3 जूल। आप कतई परेशान ना हो, सिर्फ आपके समय को कम से कम खर्च किया जाए और कम समय में अधिक बातें बताई जाएं, इसी उद्देश्य से ये ऐसे रख दिया गया है। बाद बाकी यही आएगा। आप इसको कुछ नहीं घर में कैलकुलेट करिए कॉपी पेन लेकर के आराम से, तो आपका सल्यूशन आपको यही प्राप्त होगा, 8.44 गुणते 10 की घात 3 जूल। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा तो है ही प्रश्न कि उसमें क्या क्या दिया है कि एक मनुष्य 50 किलोग्राम की वस्तु को यानी द्रव्यमान इतना हो गया और कहता है 2.5 मीटर ऊंची बस में चढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हाइट हो गई और जी का मान दिया है और पूछता बाद में ये है कि ज्ञात कीजिए उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब हम वहीं पहुंच जाएं अपनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर उठाने में यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पृथ्वी के जो कार्य करना पड़ता है वही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो आज भी हम उसी कार्य को ज्ञात करने जा रहे हैं जो कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। हमने ऐसे रख दिया। अब बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से 50 तो ठीक है, जी का मान 9.8 और एच का मान कितना हो जाएगा 2.5। तो जब इसका गुणा भाग होता है तो ये लगभग 1225 जूल प्राप्त हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसका गुणा भाग करा लें कि इसका हल यही आएगा, वो हमें पता है। तो आप लोग भी इसे इसी प्रकार से रखेंगे और गुणा भी करेंगे। जब गुणा करोगे तो अंत में आपको यही आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से हल करना है। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला और अंतिम जो क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि एक गेंद है को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। कोई गेंद है, कितने मीटर ऊंचाई से गिरती है बच्चों? 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। फिर क्या होता है कि जब उसको 10 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं और यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में कमी कितनी हो जाती है? 30% की। क्योंकि कोई टक्कर प्रत्यास्थी थोड़ा है। हमने पहले भी कहा था, कोई भी टक्कर अपने दैनिक जीवन में पूर्णतया ना तो प्रत्यास्थ है ना पूर्णतया अप्रत्यास्थ है। वो बस हम लोग मानक रूप में पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिए, उसकी कुछ न कुछ ऊर्जा जमीन में खर्च हो गई, जिससे क्या हो गया कि अब उसमें 30% की कमी आ गई। कोई बात नहीं। तो जो कमी आ गई, कहता है तो अब बताओ गेंद जब फर्श से वापस लौटेगी तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी? कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ये देख लें कि 10 मीटर जब ऊंचाई में था वो गेंद, तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा थी, संचित थी। तो पहले ऐसे रख दें, 10 मीटर ऊंचाई में स्थित गेंद की स्थितिज ऊर्जा कितने मीटर ऊंचाई में? 10 मीटर ऊंचाई में स्थित गेंद की स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh की जगह 10, यानी 10 mg। हमने यहां मान लिया है कि माना गेंद का द्रव्यमान m है। क्या मान लिया है? गेंद का द्रव्यमान m है। अब क्या बोलता है? प्रश्नानुसार 30% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है ऊर्जा में। तब शेष ऊर्जा क्या बचेगी? जब 30% की कमी हो जाती है तो 70% बची, यानी 10 mg माइनस इसका 10 जो 30% होगा वो क्या होगा भाई? 10 mg इंटू 30/100, तो वही 3 mg आ जाएगा। तो बराबर हमें केवल कितना मिला? 7 mg। यानी शेष ऊर्जा कितनी है? 7 mg। अब कहता है इस ऊर्जा से वह कितनी ऊंचाई तक वापस जाएगा? तो हम ऐसे मान लेते हैं कि माना h डैश ऊंचाई तक वापस जाएगी गेंद। तो ध्यान दें, नई लाइन से इसलिए mg, अब यहाँ पर h डैश कर देंगे, यानी इतने ऊंचाई तक गेंद वापस जाएगी। और ऊर्जा है कितनी? 7 mg। तो mg से mg कैंसिल, अतः वह गेंद कितने मीटर ऊंचाई तक जाएगी? 7 मीटर ऊंचाई तक वापस जाएगी। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 तक का हल पढ़ा। अब हम इसके आगे आपको फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्नों का हल आपको बताएंगे। तब तक इन्हें तैयार करें।